हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में रिड्यूसिंग शुगर का डिफिनीशन देख लिए थे और ये वाला पॉइंट जो है इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो शुगर जो है वो आपका मतलब टॉलरेंस टेस्ट वगैरह क्यों देता है। ये जो है बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लें। तो जैसे आपके पास डी ग्लूकोज है, अब इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाए तो ये तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, मतलब सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर कलर शो कर देगा और ये COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। लेकिन इसका रिएक्शन पिरिडीन ऑब्लिक H2O के साथ करवाएंगे तो पिरिडीन बेस होता है और ये C डबल बॉन्ड ग्रुप, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि ये टोटोमर करेगा। तो इसका टोटोमर क्या होगा, इनोल फॉर्म इसका बनाइए तो ये देखिए आपका इनोल फॉर्म बनेगा C डबल बॉन्ड और ये OH यहाँ से। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, आपको कुछ पता चल रहा है। ये सर्कल वाला पार्ट को देखिए तो आप तो C डबल बॉन्ड और OH एक इनोल फॉर्म बना है, लेकिन दूसरा इनोल फॉर्म इटसेल्फ प्रोड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ से OH था और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो जब आप इसका फिर से कीटो फॉर्म बनाइएगा तो 3 स्ट्रक्चर बनता है, मेनोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये जब जो पहले कीटोन का इनोल फॉर्म बनाए इसका जब आप फिर से कीटोन बनाइएगा तो यहाँ से H अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 स्ट्रक्चर बनता है, मेनोज प्लस ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज बनेगा मतलब ये वाला स्ट्रक्चर फिर से यही बन जाएगा जो कीटोन आपका टोटोमर करके इनोल बनाया था। और एक पॉसिबिलिटी है कि जो ये H और OH है यहाँ पे हो सकता है OH इस तरफ हो और H इस तरफ हो, तो आपका C2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो इसको मेनोज भी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में देखे थे कि ग्लूकोज का C2 इपीमर को मेनोज बोलते हैं। तो यहाँ C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है ग्लूकोज का तो ये मेनोज बन जाता है। इस तरह से ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे का टोटोमर कहलाता है। इसके बाद ये जो इटसेल्फ इनोल प्रोड्यूस हो गया है ये भी तो टोटोमर कर सकता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये H यहाँ चला जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O बना लेगा और ये एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH2OH। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH2OH, बाकी ये सब H2, और इसको फ्रक्टोज बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके बारे में हम पहले कभी डिस्कस नहीं किए, अभी देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज होता है, मतलब कि ये भी टोटोमर है इसी का। तो ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में टोटोमर करेगा तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा टोटोमर करके। तो इन स्लाइटली बेसिक मीडियम these 3 are interconvertible and are known as tautomers of each other। तो इन स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये इंटरकन्वर्टिबल होता है, इसलिए ये सब टोटोमर कहलाता है। अब देखिए ये जो फ्रक्टोज है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। अब आप सोचिए टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल तो NH3 अमोनिया रहता है उस केस में, AgNO3 ऑब्लिक NH3। तो अमोनिया बेस है तो बेस के प्रेजेंस में ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हो जाएगा तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज से मेनोज बन जाएगा। ग्लूकोज और मेनोज में एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो इसलिए जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आपका टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, क्योंकि बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम में ये इंटरकन्वर्टिबल होकर एल्डिहाइड बना लेता है और एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। तो वही है कि देखिए फ्रक्टोज इसका रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट के साथ करवाते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि यहाँ पे आपको कार्बोनाइल तो है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है फिर भी ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। अब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन वाटर तो बेसिक मीडियम नहीं है, मतलब ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं होगा तो ये कीटोन ही रहेगा। और कीटोन तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कहाँ से ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ नेगेटिव टेस्ट देगा। तो Br/H2 ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है नेगेटिव टेस्ट देगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से। ग्लूकोज का रिएक्शन हम बता दिए हैं ब्रोमीन वाटर से पिछले लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर।
तो ये आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन CH3OH ड्राई HCl से करवाए तो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा। एसिटल फॉर्म होता है तो एसिटल में मैकेनिज्म हम बताए थे एसिटल फॉर्मेशन का कार्बोनाइल के टाइम। तो क्या होता है, पहले तो ड्राई HCl H प्लस एक्सेप्ट करता है ये OH, तो OH2 प्लस बनाता है और लिविंग ग्रुप हट जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनते ही ये प्लेनर हो जाएगा sp2। अब जो है CH3OH ऑक्सीजन का लोन पेयर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो OCH3 जो है ऊपर से भी अटैच हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। तो आपका दोनों प्रोडक्ट बनेगा OMe, एक बार नीचे से एक बार ऊपर में अटैच है। तो ये आपका दो प्रोडक्ट बन गया। ये एसिटल है क्योंकि एक कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच है, OR और OR। अब इन तीनों में बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। तो सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि ये हेमी एसिटल है, एक कार्बन से OH और OR अटैच है तो हेमी एसिटल। लेकिन ये दोनों एसिटल है और एसिटल जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट आपका रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या होता है, द टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सच ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बोल रहा है कि टू मोनोसैकेराइड्स में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो उन दोनों के बीच में ऑक्साइड लिंकेज से ये दोनों मोनोसैकेराइड कनेक्टेड रहता है, तो उसी लिंक को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास सुक्रोज है तो सुक्रोज होता है आपका डाइसैकेराइड, मतलब टू मोनोसैकेराइड का यूनिट से बनेगा ये। तो सुक्रोज में जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में एनोमेरिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, मतलब 1-2 लिंक रहता है। अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन के बीच से -H2O होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपका ये सुक्रोज बन जाता है। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। बीटा डी फ्रक्टोज का हम स्ट्रक्चर एक्चुअली में हार्वर्ड प्रोजेक्शन बताए नहीं थे। तो ये C5 कार्बन से जो OH अटैच रहता है ये जो है अटैक करता है इस कार्बन एटम पे, मतलब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका 5 मेंबर्ड का रिंग बनता है, 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये देखिए 5 मेंबर्ड का रिंग बना दीजिए, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन। अब इसके नेक्स्ट कार्बन से CH2OH, तो CH2OH ऊपर, उसके बाद OH नीचे, फिर OH ऊपर। यहाँ से जो CH2OH रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसके बाद इस कार्बन से OH नीचे रहेगा और फिर OH ये वाला ऊपर रहेगा क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। अब नेक्स्ट कार्बन, तो यहाँ से तो ये वाला OH रहेगा और ये CH2OH अटैच रहेगा। तो इस केस में आपका देखिए जब OH ऊपर रहेगा तब तो बीटा होगा और जब OH नीचे रहेगा तब अल्फा होगा। तो मतलब ये बीटा डी फ्रक्टोज है। बीटा फॉर्म में क्या होता है, CH2OH और OH सेम साइड रहता है, तो यहाँ से CH2OH और OH सेम साइड रहेगा और अल्फा डी में ये OH नीचे चला जाएगा, तो उस केस में CH2OH और CH2OH सेम साइड रहेगा फ्रक्टोज के केस में। लेकिन ग्लूकोज के केस में यहाँ हाइड्रोजन रहता है, CH2OH नहीं रहता है। तो इस तरह से अब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो 1-2 लिंक होता है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। तो ये जो है सेकंड कार्बन है, इस केस में ये फर्स्ट कार्बन है क्योंकि ये तो C1 ही था, ग्लूकोज के टाइम बताए थे। लेकिन फ्रक्टोज में ये वाला C1 रहेगा तो ये सेकंड हो जाएगा, मतलब यहाँ जो ये CH2OH ग्रुप अटैच्ड है ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। तो इस कार्बन से अटैच्ड OH और इससे अटैच्ड OH से -H2O होगा, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन से ये दोनों कार्बन लिंकेज रहेगा। क्योंकि दो OH उसमें से -H2O होगा तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो आपका ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है। बाकी सब एज इट इज रखिए, C2 और C1 के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा। यही आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरह से बन रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आप इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का पार्ट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ ऊपर में CH2OH, फिर यहाँ नीचे में OH, ऊपर में OH, नीचे में OH। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ H होगा और नीचे OH होगा। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम पहले ही बता चुके हैं। CH2OH ऊपर रहता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, उसके बाद अल्फा है या बीटा है उस पर ये OH का पोजिशन डिपेंड करता है। अगर अल्फा रहता है तो नीचे और बीटा रहता है तो ऊपर।
तो इसका तो OH नीचे ही होगा ग्लूकोज के केस में, तो यहाँ से नीचे। अब ये वाला तो रिएक्शन ही कर लिया और H ऊपर रहेगा। अब नेक्स्ट इस कार्बन से देखिए रिएक्शन हुआ है तो उल्टा हो जाएगा। जब ये इस तरफ आप घुमा के कीजिएगा तो ये वाला CH2OH ऊपर से नीचे हो जाएगा, मतलब सारे का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ से CH2OH नीचे, फिर OH नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो देखिए CH2OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से सारे का कन्फिग्रेशन चेंज हो गया। ये आपका सुक्रोज है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि ये एसिटल बना रहा है। देखिए एक कार्बन से OR एसिटल, सिमिलरली इससे भी OR और OR, तो एसिटल बना रहा है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है एसिटल। हेमी एसिटल आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन एसिटल नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो आपके पास यदि सुक्रोज दिया हुआ है, ये जो सुक्रोज है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसका मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिल जाएगा जिससे ये बना था, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का यूनिट मिलेगा हमको। इसके बाद एक पॉइंट है कि सुक्रोज जो है केन शुगर के प्यूरिफिकेशन से प्रिपेयर होता है, मतलब केन शुगर में आपका सुक्रोज पाया जाता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है पॉजिटिव रहता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो इस केस में मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन निगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया तो हम बोलते हैं कि केन शुगर का इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहले पॉजिटिव था स्पेसिफिक रोटेशन, उसके बाद निगेटिव हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद, तो इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, मतलब आपका इन्वर्ट शुगर प्रोड्यूस हुआ है जो प्रोडक्ट बना है। सुक्रोज के बाद नेक्स्ट है लैक्टोज, तो इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस दिस डाइसैकेराइड्स इज फाउंड इन मिल्क। तो ये जो है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बनता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो क्या होता है कि लिंकेज जो है C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज से बनता है, हैंस इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि ये हेमी एसिटल बनाता है। देखिए ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज है, अगर यहाँ से OH अटैच रहता तो सिमिलरली यहाँ से जो OH अटैच रहता है तो ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है। गैलेक्टोज में C4 इपीमर होता है तो C4 पे ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिएगा तो गैलेक्टोज बन जाता है। अब इसके OH और इसके OH में से -H2 होगा तो इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा जिसको कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। यही आपका लैक्टोज होता है और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि ये हेमी एसिटल। देखिए इस कार्बन से OH और OR कनेक्टेड है, मतलब हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है माल्टोज। तो माल्टोज आपका होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का 2 यूनिट लीजिए, पहले का C1 और दूसरे का C4, इससे -H2O करके ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर दीजिए तो ये आपका माल्टोज कहलाएगा, मतलब C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि माल्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि देखिए ये एक कार्बन से OH और OR हेमी एसिटल तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो वही बोल रहा है कि द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। तो सेकेंड ग्लूकोज के C1 कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्टेन हो सकता है क्योंकि ये हेमी एसिटल है तो इन सॉल्यूशन एंड इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्टेन हो सकता है इसलिए ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा, सो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब पॉलीसैकेराइड में जो है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट रहता है, एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट रहता है। दीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो नेचर में जो है पॉलीसैकेराइड्स ही मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। पहला एग्जांपल है आपका पॉलीसैकेराइड का स्टार्च। तो स्टार्च का कुछ पॉइंट्स है। मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट का मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च ही होता है, मतलब प्लांट में बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसके बाद स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट है एमाइलोज
सेकंड है एमाइलोपेक्टिन। तो ये दो कंपोनेंट से स्टार्च आपका बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज के बारे में देखेंगे कुछ पॉइंट्स। तो इट इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। तो ये जो है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है और ये 50 to 20% स्टार्च का होता है। इट इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एमाइलोज जो है लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होता है, 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज अटैच रहता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ये C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमाइलोपेक्टिन। तो ये आपका इनसोल्यूबल होता है वाटर में और 80 to 85% ऑफ स्टार्च कंस्टिट्यूट करता है ये। और ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फाउंड बाय C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज whereas ब्रांचिंग occurs by C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जिस तरह से यहाँ पे चेन फॉर्म हो रहा था C1C4 में, तो एमाइलोपेक्टिन में भी C1C4 में चेन बनता है, उसके बाद ब्रांचिंग हो जाता है चेन के बीच में C1 और C6 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने के बाद। तो ये आपका एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो इसका बहुत सारा मोलिक्यूल रहेगा, तो ये एमाइलोज कहलाएगा। अब इसमें ब्रांचिंग हो जाएगा C1 और C6 में, तो एमाइलोपेक्टिन कहलाता है वो। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एमाइलोपेक्टिन का। तो ये आप एमाइलोज का चेन मान सकते हैं, ये दूसरा चेन मान सकते हैं एमाइलोज का, और इन दोनों चेन के बीच में ब्रांचिंग हो गया C1 और C6 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद। तो इस तरह से ये आपका एमाइलोपेक्टिन बन जाता है ब्रांचिंग होने के बाद। तो एमाइलोज का दो चेन बनाइए, दो पॉलीमर, और C1C6 में ब्रांचिंग करवा दीजिए तो आपका एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्टार्च। इसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज occurs exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom। तो सेल्यूलोज जो है एक्सक्लूसिव मात्रा में प्लांट में पाया जाता है और ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का। इट इज ए प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल का प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट है। सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड्स होता है which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। तो C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सेल्यूलोज के केस में, बीटा डी ग्लूकोज में। तो ये आपका सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है। ये आपका सेल्यूलोज जो है C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, इसको बीटा लिंक भी बोलेंगे क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज के बीच में लिंकेज हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये सिर्फ 2 यूनिट नहीं है, ये फर्दर ऊपर और नीचे एक्सटेंडेड है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स होता है, डाइसेकेराइड नहीं है कि सिर्फ 2 ही यूनिट रहेगा ये बीटा डी ग्लूकोज का, तो बहुत सारा यूनिट रहता है बीटा डी ग्लूकोज का। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन की तरह और एनिमल में पाया जाता है, इसलिए ये एनिमल स्टार्च कहलाता है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ईस्ट और फंगी में भी ग्लाइकोजन पाया जाता है। दैट इज इट इज स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो आपका बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट पार्ट खत्म हो गया। अगले लेक्चर से अमीनो एसिड देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।